नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। इतना ही वो बुजुर्गों को टैक्स सेविंग बनाकर ऐसे ही प्रयासों से आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों की संख्या 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई। इनमें से 2 लाख से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80 के भी पार हो गई। साथियों, कई शहरों में युवा बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। भोपाल के महेश ने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। इन बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से आगाह करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी और बढ़े, किताबों के लिए उनमें प्रेम और बढ़े। कहते भी हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइब्रेरी से ज्यादा अच्छी जगह और क्या होगी। मैं चेन्नई का एक उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं। यहां बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार की गई है जो क्रिएटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी है। इसे प्रकृत अरिवगम के नाम से जाना जाता है। इस लाइब्रेरी का आइडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े श्रीराम गोपालन जी की देन है। विदेश में अपने काम के दौरान वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन वो बच्चों में पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के बारे में भी सोचते रहे। भारत लौटकर उन्होंने प्रकृत अरिवगम को तैयार किया। इसमें 3000 से अधिक किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए बच्चों में होड़ लगी रहती है। किताबों के अलावा इस लाइब्रेरी में होने वाली कई तरह की एक्टिविटी भी बच्चों को लुभाती है। स्टोरी टेलिंग सेशन हो, आर्ट वर्कशॉप्स हो, मेमोरी ट्रेनिंग क्लासेस, रोबोटिक लेसन या फिर पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है जो उन्हें पसंद आता है। साथियों, हैदराबाद में फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने भी कई शानदार लाइब्रेरी बनाई। इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ठोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबें मिले। बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइब्रेरी से करीब 12 गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। साथ ही ये लाइब्रेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। कुछ लाइब्रेरीज तो ऐसी हैं जो प्रतियोगी
परीक्षाओं की तैयारी में स्टूडेंट्स के बहुत काम आ रही है। ये देखना वाकई बहुत सुखद है कि समाज को सशक्त बनाने में आज लाइब्रेरी का बेहतरीन उपयोग हो रहा है। आप भी किताबों से दोस्ती बढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। मेरे प्यारे देशवासियों, परसों रात ही मैं दक्षिण अमेरिका के देश गयाना से लौटा हूं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर गयाना में भी एक मिनी भारत बसता है। आज से लगभग 180 वर्ष पहले गयाना में भारत के लोगों को खेतों में मजदूरी के लिए दूसरे कामों के लिए ले जाया गया था। आज गयाना में भारतीय मूल के लोग राजनीति, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के हर क्षेत्र में गयाना का नेतृत्व कर रहे हैं। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली भी भारतीय मूल के हैं, जो अपनी भारतीय विरासत पर गर्व करते हैं। जब मैं गयाना में था तभी मेरे मन में एक विचार आया था, जो मैं मन की बात में आपसे शेयर कर रहा हूं। गयाना की तरह ही दुनिया के दर्जनों देशों में लाखों की संख्या में भारतीय हैं। दशकों पहले की, 200-300 साल पहले की उनके पूर्वजों की अपनी कहानियां हैं। क्या आप ऐसी कहानियों को खोज सकते हैं कि किस तरह भारतीय प्रवासियों ने अलग अलग देशों में अपनी पहचान बनाई, कैसे उन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, कैसे उन्होंने अपनी भारतीय विरासत को जीवित रखा। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सच्ची कहानियों को खोजें और मेरे साथ शेयर करें। आप इन कहानियों को नमो ऐप पर या MyGov पर #इंडियन डायस्पोरा स्टोरीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथियों, आपको ओमान में चल रहा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट भी बहुत दिलचस्प लगेगा। अनेकों भारतीय परिवार कई शताब्दियों से ओमान में रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर गुजरात के कच्छ से जाकर बसे हैं। इन लोगों ने व्यापार के महत्वपूर्ण लिंक तैयार किए थे। आज भी उनके पास ओमानी नागरिकता है, लेकिन भारतीयता उनकी रग रग में बसी है। ओमान में भारतीय दूतावास और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों डॉक्यूमेंट जुटाए जा चुके हैं। इनमें डायरी, अकाउंट बुक, लेजर्स, लेटर्स और टेलीग्राम शामिल है। इनमें से कुछ दस्तावेज तो सन 1838 के भी हैं। ये दस्तावेज भावनाओं से भरे हुए हैं। बरसों पहले जब वो ओमान पहुंचे तो उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया, किस तरह के सुख दुख का सामना किया और ओमान के लोगों के साथ उनके संबंध कैसे आगे बढ़े, ये सब कुछ इन दस्तावेजों का हिस्सा है। ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट ये भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण आधार है। इस मिशन में वहां के वरिष्ठ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। लोगों ने वहां अपने रहन सहन से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया है। साथियों, ऐसा ही एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट भारत में भी हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत इतिहास प्रेमी देश के विभाजन के कालखंड में पीड़ितों के अनुभवों का संग्रह कर रहे हैं। अब देश में ऐसे लोगों की संख्या कम ही बची है जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को देखा है। ऐसे में यह प्रयास और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, जो देश, जो स्थान अपने इतिहास को संजो कर रखता है, उसका भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसी सोच के साथ एक प्रयास हुआ है जिसमें गांवों के इतिहास को संजोने वाली एक डायरेक्टरी बनी है।
समुद्री यात्रा के भारत के पुरातन सामर्थ्य से जुड़े साक्ष्यों को सहेजने का भी अभियान देश में चल रहा है। इस कड़ी में लोथल में एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपके संज्ञान में कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो, कोई हस्तलिखित प्रत हो, तो उसे भी आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की मदद से सहेज सकते हैं। साथियों, मुझे स्लोवाकिया में हो रहे ऐसे ही एक और प्रयास के बारे में पता चला है जो हमारी संस्कृति को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने से जुड़ा। यहाँ पहली बार स्लोवाक लैंग्वेज में हमारे उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। इन प्रयासों से भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का भी पता चलता है। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके हृदय में भारत बसता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्धि साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और गौरव भी होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो शायद पछतावा भी होगा। कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ। इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। जब मैं गयाना में था तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना। वहां मेरे साथ गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली, उनकी पत्नी की माताजी और परिवार के बाकी सदस्य एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहां 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहां महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। माताओं ने मां के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहां एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेड़ लगा रही है। उनका प्रयास है कि जहां पेड़ लगाए जाए वहां पर्यावरण के अनुकूल पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। इसलिए ये संस्थाएं कहीं औषधीय पौधे लगा रही हैं तो कहीं चिड़ियों का बसेरा बनाने के लिए पेड़ लगा रही है। बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। इन महिलाओं का फोकस फल वाले पेड़ों पर है, जिससे आने वाले समय में आय भी की जा सके। साथियों, इस अभियान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मां के नाम पर पेड़ लगा सकता है। अगर मां साथ है तो उन्हें साथ लेकर आप पेड़ लगा सकते हैं, नहीं तो उनकी तस्वीर साथ में लेकर आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। पेड़ के साथ आप अपनी सेल्फी भी mygov.in पर पोस्ट कर सकते हैं। मां हम सबके लिए जो करती है, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेड़ मां के नाम लगाकर हम उनकी उपस्थिति को हमेशा के लिए
जीवंत बना सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी लोगों ने बचपन में गोरैया या स्पैरो को अपने घर की छत पर, पेड़ों पर चहकते हुए जरूर देखा होगा। गोरैया को तमिल और मलयालम में कुरुवी, तेलुगु में पिचुका और कन्नड़ा में गुब्बी के नाम से जाना जाता है। हर भाषा संस्कृति में गोरैया को लेकर किस्से कहानी सुनाए जाते हैं। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गोरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गोरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गोरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गोरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गोरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया। संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गोरैया रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्थान बच्चों को गोरैया का घोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए संस्थान के लोगों ने बच्चों को लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाना सिखाया। इसमें गोरैया को रहने खाने का इंतजाम किया। ये ऐसे घर होते हैं जिन्हें किसी भी इमारत की बाहरी दीवार पर या पेड़ पर लगाया जा सकता है। बच्चों ने इस अभियान में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और गोरैया के लिए बड़ी संख्या में घोंसला बनाना शुरू कर दिया। पिछले 4 वर्षों में संस्था ने गोरैया के लिए ऐसे 10,000 घोंसले तैयार किए हैं। कुडुगल ट्रस्ट की इस पहल से आसपास के इलाकों में गोरैया की आबादी बढ़नी शुरू हो गई। आप भी अपने आसपास ऐसे प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर गोरैया फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, कर्नाटका के मैसूरू की एक संस्था ने बच्चों के लिए अर्ली बर्ड नाम का अभियान शुरू किया। ये संस्था बच्चों को पक्षियों के बारे में बताने के लिए खास तरह की लाइब्रेरी चलाती है। इतना ही नहीं, बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करने के लिए नेचर एजुकेशन किट तैयार किया। इस किट में बच्चों के लिए स्टोरी बुक, गेम्स, एक्टिविटी शीट्स और जिगसॉ पजल्स हैं। ये संस्था शहर के बच्चों को गांवों में लेकर जाती है और उन्हें पक्षियों के बारे में बताती है। इस संस्था के प्रयासों की वजह से बच्चे पक्षियों की अनेक प्रजातियों को पहचानने लगे। मन की बात के श्रोता भी इस तरह के प्रयास से बच्चों में अपने आसपास को देखने, समझने का अलग नजरिया विकसित कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने देखा होगा जैसे ही कोई कहता है सरकारी दफ्तर, तो आपके मन में फाइलों के ढेर की तस्वीर बन जाती है। आपने फिल्मों में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा। सरकारी दफ्तरों में इन फाइलों के ढेर पर कितने ही मजाक बनते रहते हैं, कितनी ही कहानियां लिखी जा चुकी है। बरसों बरस तक के फाइलें ऑफिस में पड़े पड़े धूल से भर जाती थी, वहां गंदगी होने लगती। ऐसी दशकों पुरानी फाइलों और स्क्रैप को हटाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। साफ सफाई से दफ्तरों में काफी जगह खाली हो गई है। इससे दफ्तर में काम करने वालों में एक ओनरशिप का भाव भी आया है। अपने काम करने की जगह को स्वच्छ रखने की गंभीरता भी उनमें आई है। साथियों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे यहाँ कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है। देश के कई हिस्सों में युवा
बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कंटेंट बना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।